नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक चौंकाने वाले खुलासे पर चर्चा करने वाला हूं। हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जो कि पूरी दुनिया के ध्यान आकर्षित कर रही है। शेख हसीना ने एक बयान में आरोप लगाया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से और भारत का भी एक टुकड़ा, उन सारे हिस्सों को मिलाकर ईस्ट तिमोर जैसे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो धमाकेदार दावे किए हैं उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाने की साजिश, वो भी बांग्लादेश का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा और इंडिया का एक हिस्सा तोड़ के बनाने की योजना चल रही है। ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, हमारे पूरे रीजन में पड़ेगा। हमें यहाँ इस तरफ चाइना का बढ़ता हुआ खतरा है, दूसरी तरफ से ये जो योजना चल रही है, इसके बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इशारों में एक आरोप लगाया है एक वेस्टर्न कंट्री के ऊपर। वेस्टर्न कंट्री के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि उस देश का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे क्रिश्चियन स्टेट को कार्व आउट करने में, और इस एम्बिशियस जो योजना है इस वेस्टर्न कंट्री का, उसके योजना के तहत उस देश ने शामिल किया हुआ है कुकी चिन नेशनल फ्रंट KNF और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, जो कि दोनों बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको शामिल किया हुआ है इस योजना में, जिससे कि भारत का एक हिस्सा, बांग्लादेश का एक हिस्सा और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के वो देश बनाया जाए। और वो वेस्टर्न देश जो है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जैसे बातें उन्होंने की है, ये देश अमेरिका के ओर इशारा कर रहा है, ये जो बातें उन्होंने कही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इस रीजन के लिए इम्पोर्टेंट बन गया है जब उन्होंने ये बात कही है। ये जो प्लॉट या जो साजिश जिसे हम बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उजागर की कब की? वो तो अवामी लीग के प्रेसिडेंट हैं, उनका पार्टी का नाम है अवामी लीग। उन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है और वो सरकार में बने हुए हैं, तो उनका 14 पार्टी का ये अलायंस है। अब शेख हसीना ने ये 14 पार्टी के अलायंस के साथ एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग उनके जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसके बाद ये पहली मीटिंग थी, और इस पहली मीटिंग में ही उन्होंने इस साजिश का उजागर किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके देश के भीतर से और देश के बाहर से बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी, और दबाव बढ़ रहे हैं उनके ऊपर इस साजिश को कामयाब करने में। उन्होंने उस मीटिंग में और एक दावा भी किया है। देखिए, उनका जो जनरल इलेक्शंस हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जनवरी 7 तारीख को हुआ था। उनका ये कहना है कि 7 तारीख के इलेक्शन से पहले उनसे संपर्क किया गया था और उन्हें कहा गया था कि बिना किसी परेशानी के आप जीत सकते हो इलेक्शंस, लेकिन इसके बदले में बांग्लादेश के सीमा में एक एयरबेस बनाने की अनुमति दी, वो उनको देना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के बाद। ये उन्होंने कहा है कि उसी वेस्टर्न कंट्री ने, उसी वेस्टर्न देश ने उनको ये कहा था, जो है प्रपोजल दिया हुआ था। तो उन्होंने ये बात इलेक्शन से पहले क्यों खुलासा नहीं किया है? क्योंकि ना शायद हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि इलेक्शंस के दौरान गड़बड़ी हो सकती है,
इलेक्शंस को बंद कराया जा सकता है, विदेशी ताकत कुछ भी कर सकते हैं। तो और उन्होंने एक और बात के लिए भी उन्होंने ये बात को गोपनीय शायद रखा होगा, क्योंकि ना इसका जो, अगर वो बात तब करती तो इसका जो जियोपॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत बढ़ सकता था। और एक बात ध्यान रखिए, भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो भारत के इलेक्शंस के लास्ट फेज के पहले उन्होंने कहा कि उनको जब लगा कि मोदी जी की सरकार पूरा विश्वास मत से वापस आने वाली है, तो उनको कॉन्फिडेंस मिला शायद कि ये बात वो बाहर उजागर करे। तो उन्होंने कहा, एक बात देखिए, उन्होंने कहा कि ईस्ट तिमोर की तरह एक देश कार्व आउट किया जाएगा। वो उनका कहना है कि बांग्लादेश में एक चट्टग्राम एरिया है, चट्टग्राम एरिया जो है कुछ आइलैंड्स को मिला के और चट्टग्राम के एरिया को मिला के भारत के कुछ हिस्सों को मिला के, देखिए यहाँ क्यों भारत के हिस्सा हम बात करेंगे, क्योंकि ना उल्फा का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उल्फा का इन्वॉल्वमेंट है, कुकी के इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें बड़ी साजिश लग रही है इस बात को लेके। तो ये फिर म्यांमार का एक हिस्सा, तो म्यांमार का हिस्सा तो एक बड़ा टुकड़ा बन गया ना, उससे क्रिश्चियन स्टेट बनेगा। तो ईस्ट तिमोर का जो उन्होंने हवाला दिया है, तो ईस्ट तिमोर के बारे में मैं थोड़े से संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। देखिए, ईस्ट तिमोर का जो हिस्ट्री ऐसा है कि सैकड़ों साल से उस हिस्से में जो ऑस्ट्रेनेशिया और पापुआ आइलैंड्स के लोग आके वहाँ बसे हुए थे, सैकड़ों साल से वो बसे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, पोर्टुगल ने आके वहाँ पे कॉलोनाइज कर लिया। वो आए थे 16th सेंचुरी में। तो 16th सेंचुरी से लेके 1975 तक पोर्टुगीज कॉलोनी बन के थी वो इलाका। तब क्या हुआ, उनके यहाँ मूवमेंट शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उन्होंने उस मूवमेंट में कामयाबी हासिल की और वो इंडिपेंडेंट हो गए। 1975 में पोर्टुगल से उनको इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन इमीडिएटली इंडोनेशिया जो है उसने अटैक कर दिया ईस्ट तिमोर को। जब उन्होंने ईस्ट तिमोर को अटैक कर दिया तो लड़ाई चली, और लड़ाई चलने के बाद क्या हुआ, उसको एनेक्स कर लिया इंडोनेशिया ने। अब ये जो इंडोनेशिया का युद्ध जो चला था ईस्ट तिमोर के साथ, तब यूएस ने मिलिट्री एड दिया हुआ था इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया को पूरे उसको सहायता करता था इस जो लड़ाई में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके यहाँ सिविल वॉर चलना शुरू हो गया। तो अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड देता रहा। ईस्ट वो नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता था कि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री जो सेपरेट होकर कम्युनिस्ट कंट्री बने, तो इसी के चलते अमेरिका एड देता रहा। लेकिन एक वक्त ये हो गया ईस्ट तिमोर में कि वहाँ का ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम्स हो गए, तब भी वो चुप रहा अमेरिका। देखिए, मिलिट्री एड देता रहा, एग्रेशन चलता रहा, लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे, अमेरिका चुप रहा। ये सारी चीज़ें अमेरिका अगर आप जोड़ के देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट देश था, फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था टेररिज्म में, फिर वहाँ उन्होंने बहुत सारी घटनाएं घटी। अब सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं इन सारी जब इसको देखेंगे हिस्ट्री को। तो उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यहाँ एक रेफरेंडम होगा, और रेफरेंडम के चलते ईस्ट तिमोर जो है उसने इंडिपेंडेंस प्राप्त की इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस प्राप्त की उसने 2002 में 2002। तो उसके बाद जो है अमेरिका तो सब चुप रहा। जब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब अमेरिका चुप हो गया। लेकिन अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से था इंडोनेशिया को ईस्ट तिमोर के खिलाफ। तो 2002 में तिमोर लेस्टे करके एक देश बना, जो कि ईस्ट तिमोर जो था उसका नाम तिमोर लेस्टे बना। अब अमेरिका का इन्वॉल्व इसमें पूरी तरह से था, अमेरिका उसको नकारता है, लेकिन हिस्ट्री बताता है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब उस ईस्ट तिमोर जैसी सिचुएशन जो है, बांग्लादेश की सीएम शेख हसीना वो बोल रही है कि वो चीज़
वेस्टर्न देश का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इशारों इशारों में अमेरिका की बात उठ रही है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने और एक बात कही, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में कहा कि देखिए उनका जो ये जो हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है और बे ऑफ बंगाल है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के का हॉटस्पॉट है, हब है, बोल सकते हैं आप। सही बात है, उन्होंने ये सही बात कही है। अब देख, बहुत विदेशी ताकतों का इस रीजन में नज़र है, ये बात भी सही बैठता है, उनका जो कहना है ये भी सही बैठता है। अब उन्होंने कहा कि ये जो एयरबेस है, ये एयरबेस एक गोरे आदमी ने उनको प्रपोजल दिया है। गोरे आदमी, गौर कीजिए, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में जितना बता सकते थे उतना उन्होंने बताया। फिर कड़ियाँ जोड़ने के बाद हमें पता चला कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये उन्होंने कहा कि ये गोरे आदमी, ये प्रस्ताव आया था गोरे आदमी से, लेकिन वो है कि यूएस से एक प्रस्ताव आया था उनके यहाँ। चट्टग्राम में एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड करके आइलैंड, उस आइलैंड के ऊपर यूएस से एक एयरबेस बनाना चाहता था। ये शुरू से ही उनका प्रपोजल था, उन्होंने बांग्लादेश को बार बार उन्होंने दिया हुआ है। तो इस बात की पुष्टि अभी हो गई है जब शेख हसीना ने ये बात उस मीटिंग में रखी। इसका मतलब यूएसए ने दिया है प्रपोजल, लेकिन यूएसए जो है इस बात से मुकर रहा है। ये यूएसए का हर बारी ये बात करता है। जब भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा था तो यूएस ने मना किया हुआ था। जब वापसी में पूछा गया कि आपने भारत को मना किया था, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो मना नहीं किया था, भारत खरीद सकता है तेल रशिया से। इसी तरह से ऑफर दिया है बांग्लादेश को कि नहीं, हम यहाँ यूएस एयरबेस बनाएंगे, तुम्हें इलेक्शन जिता देंगे। लेकिन जब उनको कॉन्फ्रंट किया जाता है तब वो मुकर जाते हैं इस बात से। तो ये बात हम कैसे अविश्वास करें जब वो इतनी गंभीरता से ये बात बता रही है। अब देखिए, वो उनका कहना है कि जो उनका आरोप है, शेख हसीना का आरोप है कि जो उनके यहाँ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया का पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उसका तो साजिश था इस इलेक्शंस को रोकने में। उसके अलावा विदेशी ताकतों का भी इंटरफेरेंस था। तो देखिए, अमेरिका का इशारों इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उनके इलेक्शंस में। तो अमेरिका ये बात करती है, हर देश में इलेक्शंस में गड़बड़ी करने की कोशिश करनी अपने फ़ायदे के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा है कि भारत को इग्नोर करके, भारत इतना बड़ा देश है, भारत को इग्नोर करके बांग्लादेश को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होता कि अगर बांग्लादेश दे देता है कि एयरबेस, तो इसका मतलब भारत को अलग करके वहाँ पे एयरबेस बना लेता है यूएस से, तो उसके लिए आसानी हो जाता ना। तो शेख हसीना भी तो पुरानी पॉलिटिशियन है, उनको भी पता है कि नफ़ा और नुकसान क्या है। ऊपर उधर उस तरफ चाइना भी है, एक बड़ा पावर है, और उसके साथ भी बांग्लादेश का एक अच्छा रिलेशनशिप है। भारत को भी वो नाराज़ नहीं कर सकती है। अब इसके जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस बात को लेके। अब ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बांग्लादेश के भीतर से आ रही है। क्यों? ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, उनके यहाँ एक है वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश। उनके यहाँ उनका जो लीडर है उस पार्टी का, रशीद खान मेनन, वो उनके लीडर हैं उस पार्टी के। तो उन्होंने भी यूएस के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई, सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे तुम नज़र क्यों गड़ाए बैठे हो। उन्होंने कहा है कि ये यूएसए का एक पॉलिसी है। वो ऐसे करते हैं यूएसए कि वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए। इससे क्या होगा, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो एयरबेस ले लेंगे। उनका ये सीधा आरोप है यूएसए के ऊपर। उनका और एक बात कहना है कि वो यूएसए चाहता है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती चाहता है कि बांग्लादेश को वो जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें शामिल करना चाहती है यूएसए। और इसके चलते वो अमेरिका ये भी कोशिश कर रही है कि जो
शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है उसको अस्थिर किया जाए, कैसे उसको ओवरथ्रो किया जाए, ये भी साजिश अमेरिका चला रही है। कई दिनों से अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। अगर आप एक साल का जो अगर अखबार उठा के देख लें या मीडिया में आप सर्च करें तो अमेरिका बांग्लादेश के पीछे हाथ जोड़ के मानो पड़ा हुआ है। ये बात सही है, उनका भी जो कहना है बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर के वो भी सही है। और एक लीडर है उनका नाम है हसनुल हक इनू, वो जातीय समाजतांत्रिक दल करके एक पार्टी है, वो उसके अध्यक्ष है। उन्होंने भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई है और उन्होंने ये कहा है कि यूएसए अभी बांग्लादेश को डोमिनेट करना चाहती है और उसको जो है अपना खेल का मैदान बनाना चाहती है। पूरे इस रीजन को इस मिडल ईस्ट और फार ईस्ट के बीच उसका एक बेस चाहिए अमेरिका को, तो इस जगह का वो इस्तेमाल करना चाहती है और अपना मैदान की तरफ वो यूज़ करना चाहती है। ये इनका आरोप है, हसन उल हक इनू का आरोप है। अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, यूएस का जो इंटरेस्ट है कब से शुरू हुआ है। देखिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यूएस के एक एम्बेसडर थे 2003 में बांग्लादेश में, उनका नाम था मैरी एन पीटर्स। उन्होंने उस टाइम बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ था कि उन्होंने भी एक मिलिट्री बेस बनाने का ऑफ़र किया हुआ था बांग्लादेश में। जब बहुत ज़्यादा ये खबर जब मीडिया में उछली तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो है सेंट मार्टिन्स आइलैंड में, चिटागोंग या बांग्लादेश के किसी भी भाग में मिलिट्री बेस बनाने की कोई योजना की आवश्यकता ही नहीं है। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन कब दिया, उन्होंने दिया जब ये मीडिया में उछाल हुई। और वो कहाँ उन्होंने कहा था इस बात को, उस बात को उन्होंने कहा था, ये एक बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ करके वहाँ लेक्चर देने गई थी। उसका शीर्षक था, टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया अ यूएस पर्सपेक्टिव। तो इसी के ऊपर जब बात करने गई थी तो वहाँ पे उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूएस का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर से दोबारा से ये बात रिपीट हो रही है, तो दो बार ये चीज़ घट रही है, इसका मतलब तो झूठ नहीं हो सकती है। बांग्लादेश अपना भी तो सोचेगा ना, अपना जो स्टेबिलिटी और देश का भविष्य उसको भी सोचना पड़ेगा। कैसे एक विदेशी के हाथ में वो अपने देश के एक हिस्सा दे सकता है? क्यों ना डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना कि एक मिलिट्री रिजीम है कि तुम आओ कोई एक दे देगा, हाँ ले जाओ भाई हिस्सा लेके कुछ करो। ये नहीं हो सकता है। ये सारी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बहुत हद तक ये चाइना भी जिम्मेदार है। चाइना जो है अपना जो एक्सपेंशन कर रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो उसका जो है जो प्रेजेंस है, जैसे उपस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। ये जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ले लीजिए, तो इसके माध्यम से वो बहुत सारे देशों में घुस रहा है ये साउथ एशिया में। तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी BRI का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना का। वो उनका एक है ना वो पायरा पावर प्लांट, फिर ये जो उनका ढाका और चिटागोंग का हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, ये बांग्लादेश में कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो बांग्लादेश चाइना के करीब जा रहा है। तो अगर यूएसए बोल रहा है कि उसके काउंटर मेजर जिसे बोलते हैं, अगर उस हिसाब से अगर यूएसए मिलिट्री बेस मांग रहा है, तो उसकी रुचि क्यों है यूएसए की बेस बनाने की? काउंटर मेजर अगेंस्ट चाइना। और बे ऑफ बंगाल रीजन में अगर चाइना का अगर इतना प्रभाव बे ऑफ बंगाल रीजन अगर बांग्लादेश में बन गया, तो दबदबा किसका बनेगा? चाइना का बन जाएगा बे ऑफ बंगाल में। हम यहाँ इतने इंपॉर्टेंट देश बैठे हुए हैं, क्या हम भी छोड़ देंगे? बांग्लादेश को ये भी सोचना चाहिए ना। तो बांग्लादेश सिर्फ उंगली दिखा रहा है यूएसए को, लेकिन पीछे चाइना के साथ क्या चल रहा है, उसके क्या संबंध है, हमें नहीं पता। ये बात सोचने वाली है। अब सेंट मार्टिन आइलैंड का नियंत्रण ये अगर अमेरिका चाहता तो भारत से बात कर सकता था कि भाई देखो भारत, यू हेल्प अस
इन काउंटरिंग चाइना। वो ना करके भारत के पीछे अगर ये सारी गतिविधियां कर रहा है यूएसए, तो गलत बात कर रहा है। यूएसए को कभी भारत मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि भारत, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री, और अपना इंडिपेंडेंट जो है पक्ष रखता है वो पूरे वर्ल्ड में। और नरेंद्र मोदी के रहते हुए अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता ये बात। हाँ, कोई और एमओयू जैसे साइन किया हुआ है चाइना के साथ, वैसे ही कोई एमओयू साइन किया हुआ होगा अमेरिका के साथ कि भाई हमें बना दो प्राइम मिनिस्टर तो हम तुम्हें बेच दे देंगे। इसी के चलते शायद अमेरिका भी कोशिश कर रहा था भारत के इलेक्शंस में इन्वॉल्व होने की। तो जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। अब देखिए, अमेरिका का ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड उसके लिए एक वेंटेज पॉइंट बन जाता, तो वो क्या करता था, वहाँ से बैठ के फिर वो म्यांमार को, वो उस हिस्से को एक क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करके म्यांमार से सीधे एंट्री तिब्बत रीजन, साउथ ईस्ट तिब्बत जो है हो जाता, मिल जाता, आराम से एक्सेस मिल जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, चाइना भी इसमें कोई कम नहीं है, चाइना के कारण ही तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो है ये क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के बहुत ज़्यादा वो है इन्फ्लुएंस है इन इलाकों में। अब जब हम क्रिश्चियन मिशनरी की बात करते हैं, आप लोग अगर गौर करेंगे, सालों से ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं और ये जो वेस्टर्न एनजीओज़ हैं, ये बिल्कुल बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं उनमें और म्यांमार के साइड बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्रिय है। ये लोग बिल्कुल कन्वर्शन में लगे हुए हैं। जो लोकल ट्राइब्स हैं हमारे रीजन में और बांग्लादेश के साइड में और वहाँ म्यांमार के साइड में रैम्पेंट जो है वो कन्वर्शन कर रहे हैं। और जब तो देखिए, जब ये इलाके क्रिश्चियन बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और जितनी जल्दी कन्वर्शन की जाएगी तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज़ बन गए, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी ना एक क्रिश्चियन स्टेट को कार्व आउट करने में। ये देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सालों लगते हैं, उनका प्लान जो है सालों लगाते हैं ये लोग। तो बेसिकली ये जो है फिर क्या होगा, फिर जब इनके ऊपर ये किया जाएगा कि देखो भाई तुम यहाँ कन्वर्शन नहीं कर सकते हो, तब बोलेंगे जाके जो है, जैसे कि बड़े बड़े नाम ज़्यादा जो अमेरिकन और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स है वहाँ पे पब्लिश होगा कि देखिए क्रिश्चियंस लोगों को प्रताड़ित किया जाता है भारत में, बांग्लादेश में, म्यांमार में वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बहुत चलेगी तब। तो तुम लोग ज़बरदस्ती आके यहाँ कन्वर्शन कर रहे हो, तुम्हें अगर रोका जाए तुम जाके बड़े बड़े अखबारों में ग्लोबली इसको छापते हो। भाई तुम्हारा जो है मंसूबा उसको सामने लाना ज़रूरी है, लोगों के सामने तुम्हें ला के बेनकाब करना ज़रूरी है। वो चीज़ कुछ तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है। अब देखिए, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज और या एनजीओज जो है वो कहाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, तेकनाफ करके एक जगह है, खाग्राछड़ी वहाँ एक जगह है, रांगामाटी एक जगह है, फिर हमारे देश में मिज़ोरम, मेघालय, और फिर यहाँ आपका नागालैंड, और फिर अरकन प्रोविंस करके प्रोविंस है। ये सारे जो रीजन, ये एरियाज़ में वो काम करती हैं। तो बहुत बड़ा इलाका वो लेके चल रहे हैं। और देखिए, भारत में हमारे देश के भीतर ही लोग हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पुराने दल के पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इस कन्वर्शन का समर्थन करते हैं। आपको तो पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एमओयू जिस परिवार ने साइन किया था चाइना के साथ, शायद इस परिवार ने एमओयू अमेरिका के साथ साइन नहीं किया है। इसका क्या प्रमाण, हमें प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है इन्होंने किया हुआ होगा। तो ये बात एक हो गई है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे हम, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका, कौन कौन से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट में है इन सारी एक्टिविटीज़ में।
ये जो टेररिज्म गतिविधियों को लेकर जो बांग्लादेश के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि ये जो कुकी चिन नॉर्थ नेशनल फ्रंट है, इसकी गतिविधियाँ जो हमारे भारत में जैसे कि मणिपुर में और मणिपुर के नेशनल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, फिर असम के जो बैंड ग्रुप है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और फिर म्यांमार के साइड जो उनका जो गुरिल्लाज और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके बीच बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। और ऊपर से क्रिश्चियनिटी के कन्वर्शन, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन ये जो कुकी चिन नेशनल फ्रंट है, KNF जो है, उसने एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप के साथ हाथ मिलाया हुआ है। उस इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप का नाम है जमात उल अंसर फिल हिंद अल शर्किया, JAFHS। ये जो है ये और भी ख़तरनाक जो है ग्रुप है। इसने क्या हुआ है, जो चिटागोंग का जो हिली रीजन है, हिल ट्रैक्ट में जो है एक विलेज को कैलिफेट विलेज, जो खलीफत विलेज करके डिक्लेयर किया हुआ है। पता नहीं ये कितना सही है, उसका पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये एक छोटा सा विलेज का एक एग्जाम्पल करके उनको लग रहा है कि ये अगर एक छोटा विलेज बन सकता है तो आगे चल के एक क्रिश्चियन राष्ट्र भी बन सकता है। भारत के कुछ हिस्से को तोड़ के, जैसे कि मणिपुर हो, मेघालय हो, मिज़ोरम हो, इस तरह के कुछ इलाकों को, कुछ हिस्से आसाम के बीच में पड़ता है, तो वो इलाकों को लेके फिर चिटागोंग चट्टोग्राम को लेके फिर म्यांमार के साथ वो करना चाहते हैं। तो ये बांग्लादेश के जो है ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनका कहना है। अब इसके लिए तो देखिए, भारत अपने हिस्से में जो करना है वो करेगा, और ये बात अगर उजागर हुई है, सामने आई है, तो भारत अभी और बढ़ चढ़ के करेगा। एक चीज़ है इसमें, मणिपुर के दंगे जो हुए थे बीच में, हालांकि कहा जाता है चाइना का बहुत ज़्यादा हाथ था, लेकिन अब लग रहा है ये बात सामने आने के बाद कि कहीं और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा जो है बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको तो वो नहीं कर रहे थे, ये जो प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा नहीं रहे थे, आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे थे। ये भी हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि ना ये बात आने के बाद अभी उस बारे में भी हम सोच सकते हैं कि शायद चाइना के अलावा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब वो बेस बनाने की सोच सकता है तो देश तोड़ने की भी बात कर सकता है, क्योंकि ना वहाँ पे इंडोनेशिया के वो जो ईस्ट तिमोर की बात से साबित हो रहा है, और हम जानते हैं अमेरिका क्या करता है, अफ़गानिस्तान में क्या किया हुआ है। अब देखिए इज़राइल में क्या कर रहा है, इज़राइल का साथ दे रहा है पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में। कल को अगर बहुत ज़्यादा जब दुनिया सारे इकट्ठे होकर दबाव डालेंगे, तब अमेरिका क्या बोलेगा, नहीं नहीं, पैलेस्टाइन को एक देश बना देते हैं, इज़राइल तुम अभी चुप हो जाओ। फिर शायद इज़राइल के साथ अलायंस ही तोड़ दे। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ये तो सबको पता है। अब ये जो इस रीजन का जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या हो सकता है, इसके अगर इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो देखिए, क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करना भी इतना आसान नहीं है। भारत इतना कमज़ोर देश तो है नहीं कि तुम आओगे, क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दोगे, फिर तोड़ के ले जाओगे भारत का हिस्सा। इसी तरह से बांग्लादेश को भी तोड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, म्यांमार में तुम कुछ गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि ना तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ, चाइना वहाँ इन्वॉल्व है, और तुम अपने जो स्टूज ऑन सान सू की को बिठाए हो, वो अभी बाहर है पावर से, तो कुछ और जुगाड़ करना चाहते हो, वो अलग बात है। तुम अपना म्यांमार में क्या कर रहे हो तुम करो। भारत का भी इंटरेस्ट है म्यांमार में अभी, और भारत अभी और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की जाए तो बहुत दूर की सोचते हैं, तो अगर वो बात की जाए तो भारत अभी अगर ये बात हुई है क्रिश्चियन स्टेट वाली बात, तो भारत
ज़रूर म्यांमार के अंदर अभी इन्वॉल्व होगा और बड़ी तेज़ी से इन्वॉल्वमेंट उसका होगा। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात है कि अब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाएंगी चाइना। कब जाएगी? वो जाएगी जुलाई महीने में जाएगी वो। लेकिन उन्होंने कहा है कि चाइना जाने से पहले वो भारत आएंगी। जैसे ही हमारे यहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद ही जून के महीने में वो आके उनसे मिलेंगी। तो कुछ तो बात होगी, क्यों ना, चाइना जाने से पहले वो आ रही है भारत। इस बात को लेके भी चर्चा हो सकती है भारत के साथ उनका। क्यों ना, देखिए उनको भी बचना है, क्यों ना चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब बांग्लादेश ने गलती तो की है श्रीलंका के जैसे, अब मालदीव्स उस राह में जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो बांग्लादेश ने कुछ तो गलतियां की है, तो उनको भी सुधारना है और उनको भी एक बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि चाइना नज़दीक है, यूएस से दूर है, और यूएसए भी दबाव डाल रहा है, गवर्नमेंट को भी गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उनको भी सेफ खेलना है। और प्रधानमंत्री मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। तो उस चाइना जाने से पहले वो ज़रूर मिलके फिर वो जाएंगी चाइना बाद में। और चाइना क्यों उनको इतनी जल्दी इनवाइट कर रहा है? देखिए 7 तारीख को वो इलेक्शन जीती, अप्रैल महीने में उन्होंने इमीडिएटली, उनका जो एम्बेसडर है, उन्होंने बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप हमारे देश विज़िट कीजिए। तब तक उनको पता चल गया होगा कि अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है, तो उससे पहले वो चाहते हैं कि बांग्लादेश को अपनी ओर खींच ले। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिक्स है इतना आसान भी नहीं है। हर देश अपना बैलेंस बना के रखना चाहता है, कोई किसी के दबाव में ऐसे आना भी नहीं चाहता है। तो जब ये बातें हो गई हैं तो समस्या अब जटिल हो गई है। समस्या जटिल और भी हो गई है क्योंकि ना, देखिए ये जो म्यांमार के अंदर भी ना, वहाँ पे जो है सिविल वॉर की स्थिति हो गई है। वहाँ पे जो रूलिंग म्यांमार का हुंता है, उसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा अभी जो बोलते हैं रेबेलियन जो फोर्सेस है उसके ऊपर हावी हो गए हैं। तो बहुत सारे इलाके उनके कब्जे में भी आ गया है। तो चाइना का जो है प्रभाव म्यांमार के अंदर कम हो रहा है। अब कौन दूसरा विदेशी शक्ति उन रेबल्स को आर्म कर रहा है वो तो आप लोगों को पता है, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शेख हसीना जो है वो अभी पिस गई है। यहाँ इधर चाइना, इधर यूएसए, और यहाँ भारत बैठा हुआ है। तो उनको भारत की मदद चाहिए ही चाहिए। तो वो भारत से ज़रूर कुछ मदद मांगेंगी। अब जो यहाँ काउंटर बैलेंस के लिए भारत सही देश है, जो कि इस रीजन को बैलेंस करके रखा। इंडियन ओशन रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन भाई बांग्लादेश और भारत का है, और म्यांमार उस तरफ है। ये भारत का ज़्यादा दबदबा है, बांग्लादेश का भी थोड़ा बहुत है, और उस तरफ म्यांमार है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रणनीति अपनाएगी बांग्लादेश और भारत। देखिए बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें सच्चाई की बात अगर की जाए, कितना है कितना नहीं है ये हम अभी कह नहीं सकते हैं, अटकलें लगाई जा सकती है। चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चाइना का कोई गेम प्लान है या नहीं हमें पता नहीं है। इधर नज़दीकियाँ किसके साथ कौन कर रहा है, अंदरूनी बात किसी को पता नहीं है। क्या ये चाइना का खेल है हम जानते नहीं हैं कि ना, चाइना कुछ भी गेम खेल सकता है इसको लेके। तो आगे आगे हम देखेंगे कैसे क्या ये अनफोल्ड होता है ये सिचुएशन। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लेते आऊँगा, तो आप मज़े से देख सकते हैं इन वीडियोस को। और नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ना अगर आप नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगला वीडियो जब आएगा। तो वीडियो के पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के आने तक नमस्कार।